हाय गाइस, तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं अपना स्टमक पैथोलॉजी का पार्ट 2, जिसमें अपन कवर करेंगे पेप्टिक अल्सर को। ठीक है, ये जो आपका पेप्टिक अल्सर का टॉपिक है, ये आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में एलक्यू करके आएगा। ठीक है ना। अब सबसे पहले पेप्टिक अल्सर अगर अपन को जानना है कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन जाननी पड़ेगी। सो पेप्टिक अल्सर क्या होता है कि जीआईटी की जो म्यूकोजल लेयर होती है, ठीक है ना, जीआईटी की जो म्यूकोजल लेयर होती है उसमें कोई भी ब्रीच हो जाए जिसमें इन्वॉल्व सब म्यूकोजा भी हो, या फिर कभी कभी उससे भी डीपर जो पार्ट्स है वो अगर इन्वॉल्व हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। सो व्हाट इज पेप्टिक अल्सर? एनी ब्रीच इन द म्यूकोजल लेयर ऑफ जीआईटी विच इन्वॉल्व्स सब म्यूकोजा और द डीपर पार्ट्स ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर किसकी वजह से हो रहा है? गैस्ट्रिक एसिड की वजह से। और पेप्टिक अल्सर है क्या? कोई भी ब्रीच इन द म्यूकोज ऑफ जीआईटी। ठीक है ना। ब्रीच मतलब क्या? टूटना, इन शॉर्ट इंजुरी। ठीक है ना। ब्रीच का मतलब इन शॉर्ट क्या है? इंजुरी। ठीक है। सो कोई भी ब्रीच इन द जीआईटी म्यूकोजा विच इन्वॉल्व आइदर सब म्यूकोजा और द डीपर पार्ट्स। ठीक है ना, इसको नोन एज पेप्टिक अल्सर। अब पेप्टिक अल्सर जो होता है ना, जनरली क्या होता है, यूजुअली इट इज़ अ क्रोनिक कंडीशन, इट इज़ नॉट एन एक्यूट कंडीशन। ठीक है ना, क्रोनिक कंडीशन होता है, विद टाइम ये पेप्टिक अल्सर डेवलप होता है। ठीक है ना। एंड इट इज जनरली सॉलिटरी लीजन। सॉलिटरी लीजन मतलब एक ही लीजन होगा, मीन्स सॉलिटरी मीन्स सिंगल, नॉट मल्टीपल। ठीक है। So peptic ulcer is chronic condition and it is a solitary lesion which is less than 4 centimeter, and it is caused due to imbalance between gastroduodenal protective and damaging factors। तो क्या होता है जीआईटी में, मतलब अपने स्टमक में कुछ प्रोटेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं, यही भी देख लो, कुछ प्रोटेक्टिंग फैक्टर होते हैं और कुछ डैमेजिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जीआईटी में कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर होते हैं जो स्टमक के म्यूकोजो को प्रोटेक्ट करते हैं, और कुछ डैमेजिंग फैक्टर्स होते हैं जो स्टमक के म्यूकोजो को डैमेज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जनरली क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में डैमेजिंग फैक्टर और प्रोटेक्टिव फैक्टर में एक बैलेंस होता है, लेकिन पेप्टिक अल्सर जब होगा तब इनमें क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस। मतलब इनमें इम्बैलेंस होगा तो डैमेजिंग फैक्टर अगर बढ़ गए और प्रोटेक्टिव फैक्टर अगर कम हो गए, देन विद टाइम क्या होगा, पेप्टिक अल्सर आपका डेवलप होगा। ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर क्या है? एनी ब्रीच इन द जीआईटी म्यूकोजा विच इन्वॉल्व सब म्यूकोजा और डीपर पार्ट्स ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इज नोन एज पेप्टिक अल्सर। ठीक है, कोई भी ब्रीच अगर जीआईटी म्यूकोजा में हुआ जिसमें सब म्यूकोजा या फिर उससे डीपर पार्ट्स इन्वॉल्व है, और वो हो रहा है किसकी वजह से? गैस्ट्रिक एसिड की वजह से, तो उसको अपन बोलेंगे पेप्टिक अल्सर। ये जनरली क्या होगी, एक क्रोनिक कंडीशन होगी। जनरली ये लीजन कैसा होगा? सॉलिटरी लीजन होगा। जनरली कितना होगा? लेस देन 4 सेंटीमीटर होगा। और किस वजह से होगा? तो ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन डैमेजिंग फैक्टर एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर। तो पेप्टिक अल्सर के केस में क्या होगा, डैमेजिंग फैक्टर्स बढ़ जाएंगे और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कम हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि एक्चुअली डैमेजिंग फैक्टर्स कौन सा है जीआईटी म्यूकोजा में, मतलब जीआईटी में, स्टमक में, और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कौन सा है। ठीक है। सो प्रोटेक्टिव फैक्टर सबसे पहले देखते हैं। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में क्या क्या होता है? म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रेशन। ठीक है, जो एसिड सिक्रेशन हो रहा है, गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है? बाइकार्बोनेट। और म्यूकस जो है वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा को पूरा लाइन करके रखता है, और उसके थ्रू कॉन्टैक्ट जो होता है गैस्ट्रिक एसिड का, वो कम कराने की कोशिश करता है। सो म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रेशन आर द प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। देन म्यूकोजल ब्लड फ्लो, सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है। सो म्यूकोजल ब्लड फ्लो इज वन ऑफ द प्रोटेक्टिव फैक्टर। देन प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन, प्रोस्टाग्लैंडिन पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। एंड इन द इपिथेलियल रीजनरेटिव कैपेसिटी, ठीक है, जो इपिथेलियम है गैस्ट्रिक म्यूकोसा का, उसमें हायर रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है। सो ये जो रीजनरेटिव कैपेसिटी है, इट इज़ वन ऑफ द प्रोटेक्टिव फैक्टर। मतलब जो डैमेज इपिथेलियम है उसको तुरंत ये क्या कर देते हैं, रीजनरेट कर देते हैं। सो प्रोटेक्टिव फैक्टर में अपन ने क्या देखा, म्यूकस जो कि लाइन करके रखता है जीआईटी म्यूकोसा को, उसके थ्रू जो गैस्ट्रिक एसिड है उसका कॉन्टैक्ट कम कराता है। देन बाइकार्बोनेट सिक्रेशन जो एसिड को न्यूट्रलाइज कराता है। म्यूकोजल ब्लड फ्लो जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन, देन एपिथेलियल रीजनरेटिव कैपेसिटी, जिस जो ये सब चारों मिला के क्या करते हैं, दे आर द प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। ये सब क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे स्टमक म्यूकोजा का। ठीक है। अब अपन देखते ये हो गए प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। अब डैमेजिंग फैक्टर्स क्या है? सबसे पहले तो गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है, मेन डैमेजिंग फैक्टर कौन सा है? गैस्ट्रिक एसिड। उसके बाद क्या आता है? पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो एक हार्मोन है, उसके कारण गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन बढ़ता है। ठीक है। सो गैस्ट्रिक एसिड एक डैमेजिंग फैक्टर है। देन पेप्सिन इज वन ऑफ द डैमेजिंग फैक्टर। उसका स्मोकिंग, देन अल्कोहल, ये भी एक दो क्या है, डैमेजिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है। सो स्मोकिंग एंड अल्कोहल आर ऑल्सो डैमेजिंग फैक्टर्स। देन ड्रग्स लाइक एनसेड्स, ठीक है, एनसेड्स के जैसे जो ड्रग्स है ये भी क्या है, डैमेजिंग फैक्टर्स है। ठीक है। एनसेड्स में कौन कौन से आते हैं फिर, अपने पीछे भी देखे थे पिछली वीडियो में, आइबुप्रोफेन,
ठीक है। देन नाइट्रोक्लोरोक्विन, ठीक है। ये सारे ड्रग जो है ये भी क्या है, डैमेजिंग फैक्टर्स है। देन एच पाइलोराई, एच पाइलोराई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर, ये याद रखना। ये आपका पीजी के लिए भी क्वेश्चन है, ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है एमएचएस यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है ना। सो एच पाइलोराई जो है वो क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है पेप्टिक अल्सर के लिए, ठीक है। सो क्या क्या हुआ, गैस्ट्रिक एसिड हो गया, पेप्सिन हो गया, देन स्मोकिंग एंड अल्कोहल हो गया, ड्रग्स लाइक एनसेड्स हो गए, एच पाइलोरा हो गया। देन इशेमिया एंड शॉक, ठीक है। इशेमिया मतलब क्या, लेस न्यूट्रिएंट सप्लाई, ठीक है। सो इशेमिया एंड शॉक ये भी डैमेजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। देन डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग मतलब गैस्ट्रिक एम्पटिंग अगर डिलेड हुए तो ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। सो उसके कारण भी डैमेज हो सकता है। देन डिओडिनल गैस्ट्रिक रिफ्लक्स और गैस्ट्रिक हाइपरएसिडिटी, ठीक है। तो ये सारे क्या आपके डैमेजिंग फैक्टर्स है। सो अब तक अपन ने जो देखा, फास्ट में देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर जो था वो क्या था, जीआईटी म्यूकोजा में अगर कोई भी ब्रीच हो गया जिसमें आइदर सब म्यूकोजा इन्वॉल्व है या फिर उससे डीपर पार्ट्स इन्वॉल्व है, और वो किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू गैस्ट्रिक एसिड, तो उससे अपन क्या बोलेंगे, पेप्टिक अल्सर बोलेंगे। ये जनरली क्या होती है, क्रोनिक कंडीशन होती है। जनरली लीजन कैसा होता है, सॉलिटरी लीजन होता है, और इसकी डायमेंशंस क्या होती है, लेस देन 4 सेंटीमीटर होता है जनरली, ठीक है। किस वजह से होता है, ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन गैस्ट्रोड्यूडेनल प्रोटेक्टिव एंड डैमेजिंग फैक्टर। तो अगर आपको ईटियोलॉजी लिखनी है, पहले तो डेफिनेशन आप लिख दोगे ये वाली, ठीक है। उसके बाद ये कैसा है, यूजुअली क्रोनिक कंडीशन है, सॉलिटरी लीजन है, लेस देन 4 सेंटीमीटर है। देन ईटियोलॉजी क्या लिखोगे, इम्बैलेंस बिटवीन गैस्ट्रोड्यूडेनल प्रोटेक्टिव एंड डैमेजिंग फैक्टर्स, ठीक है। फिर आपको इनमेरेट करना है कि प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कौन सा है और डैमेजिंग फैक्टर्स कौन सा है। सो प्रोटेक्टिव फैक्टर में आप लिखोगे कि म्यूकस है, बाइकार्बोनेट सिक्रेशन है, म्यूकोजल ब्लड फ्लो है, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन है एंड एपिथेलियल रीजनरेटिव कैपेसिटी है। और डैमेजिंग फैक्टर्स में कौन कौन सा है, गैस्ट्रिक एसिड है, पेप्सिन है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ड्रग्स लाइक एनसेड्स है, एच पाइलोरा है, इशेमिया एंड शॉक है, एंड डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड डिलेड डिओडिनल गैस्ट्रिक रिफ्लक्स एंड गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी भी है, ठीक है। सो ये हो गया आपके डैमेजिंग एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, ठीक है। सो आपको ये सब लिखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर क्या है, दैट इज एच पाइलोरा, ठीक है। अब देखते हैं अपन लोकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। लोकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर अपन देखेंगे इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर मोस्ट फ्रिक्वेंटली कहाँ पे होगा, तो दैट इज इन डिओडिनम के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली होगा पेप्टिक अल्सर की लोकेशंस देख रहे हैं अपन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कहाँ पे होगा डिओडिनम पेप्टिक अल्सर, दैट इज इन द डिओडिनम के फर्स्ट पार्ट, ठीक है। डिओडिनम का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें होगा सबसे फ्रिक्वेंटली। देन सेकंड कहाँ पे होगा, स्टमक के लेसर कर्वेचर पे नियर द जंक्शन ऑफ बॉडी एंड एंट्रम, जहाँ पे बॉडी एंड एंट्रम का जंक्शन है वहाँ पे लेसर कर्वेचर पे स्टमक में होगा सेकेंडली, ठीक है। और कहाँ पे होगा, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन पे होगा इन जीआरडी एंड पैरेट्स इसोफेगस, ठीक है। गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन जो है उसमें वहाँ पे होगा पेप्टिक अल्सर इन द केस ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज और पैरेट्स इसोफेगस। ये तीन मोस्ट प्रॉब्ली याद रखो, नीचे के नहीं भी याद रखे तो अच्छी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं कि बाद में कहाँ पे होगा, मार्जिन ऑफ जेजुनोस्टोमी पे होगा, स्टमक पे होगा, डिओडिनम एंड या फिर और तो जेजुनम ऑफ पेशेंट्स विद 3DS, दैट इज दोलिंगर रिलेशन सिंड्रोम, ठीक है। देन इन इलियल मिकल्स डाइवर्टिकुलम कंटेनिंग एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा, यहाँ पे भी पेप्टिक अल्सर होता है, ठीक है। इलियल मिकल्स डाइवर्टिकुलम, अपन ने जब मिकल्स डाइवर्टिकुलम पढ़ा था तो याद करूँगा, इट इज़ मोस्ट कॉमन, यहाँ पे जगह क्या है, मिकल्स डाइवर्टिकुलम कहाँ पे होता है, इलियम में होता है, ठीक है ना। और इट इज़ अ साइट ऑफ एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा जिसके कारण ब्लीडिंग हो रही थी, ठीक है। ये एक रिवीजन, जब भी अपने फर्स्ट वीडियो में जो जीआईटी का पढ़ा था उसमें मिकल्स डाइवर्टिकुलम पढ़ा था, उसमें बोला था कि इलियम में होता है और वो इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा जिसके कारण क्या होती है, मिकल्स डाइवर्टिकुलम की जगह पे ब्लीडिंग होती है। सो लोकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर अपन ने देख लिया, मोस्ट फ्रिक्वेंटली कहाँ पे होगा, डिओडिनम पे, उसके बाद कहाँ पे होगा, स्टमक के लेसर कर्वेचर पे नियर द जंक्शन ऑफ बॉडी एंड एंट्रम, देन गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन पे होगा इन द जीआरडी एंड बैरेट्स इसोफेगस। ये तीन आपको मोस्टली याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया लोकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। अब क्या है कि मेल्स आर तो मेन कॉमनली अफेक्टेड देन फीमेल्स, ठीक है। जो मेल्स होंगे वो मोर कॉमनली अफेक्टेड होते हैं पेप्टिक अल्सर पे देन द फीमेल्स, मतलब मेल्स में ज़्यादा दिखेंगे पेप्टिक अल्सर की केसेस रादर देन द फीमेल्स, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या है, पेप्टिक अल्सर में होगा क्या, क्लिनिकल फीचर्स कुछ तो दिखेंगे पेशेंट को। तो पेप्टिक अल्सर में क्या दिखता है, बर्निंग एपिगैस्ट्रिक पेन दिखता है, देन नोशिया वोमिटिंग एंड ब्लोटिंग दिखती है, ठीक है ना। अपन बाकी के कॉम्प्लिकेशन भी देखेंगे, लेकिन मेन क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, दैट आर द बर्निंग एपिगैस्ट्रिक पेन, मतलब
बर्निंग सेंसेशन होगी, स्टमक पेन होगा, ठीक है ना। और कहाँ पे होगा, स्टमक जहाँ पे स्टर्नम से थोड़ा नीचे, मतलब एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा, ठीक है। आपने एनाटॉमी में पढ़ाई कि एपिगैस्ट्रिक रीजन कहाँ पे होता है। सो बर्निंग सेंसेशन होगी और एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, ठीक है। देन नॉशिया होगा, वोमिटिंग होगी एंड ब्लोटिंग होगी, ठीक है। तो ये हो गया उसके क्लिनिकल फीचर्स। अब अपन देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेप्टिक अल्सर, मतलब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस दिखेंगे पेप्टिक अल्सर में, ठीक है। सो सबसे पहले तो ब्लीडिंग, इट इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉम्प्लिकेशन कौन सा है पेप्टिक अल्सर का, दैट इज ब्लीडिंग, ठीक है। इट इज़ योर PYQ, तो याद रखना। देन मोर कॉमन इन पोस्टेरियर वॉल ऑफ डिओडिनल अल्सर, ठीक है। जो पोस्टीरियर वॉल डिओडिनल अल्सर्स होते हैं, मतलब डिओडिनम के पोस्टीरियर वॉल में जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं उसमें मोस्ट कॉमनली ब्लीडिंग दिखती है, एंड ब्लीडिंग इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। देन दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या है, दैट इज परफोरेशन, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन पेप्टिक अल्सर, ठीक है। सो अगर परफोरेशन हुआ तो मोस्ट कॉमनली इट इज़ अ कॉज ऑफ डेथ इन पेप्टिक अल्सर, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा, मोर कॉमन इन एंटीरियर वॉल डिओडिनल अल्सर। पोस्टीरियर वॉल डिओडिनल अल्सर में मोस्ट कॉमनली क्या दिखेगा, ब्लीडिंग दिखेगा। एंटीरियर वॉल डिओडिनल अल्सर में मोस्ट कॉमनली क्या दिखेगा, परफोरेशन दिखेगा, ठीक है। यही जो होते हैं ये आपके PYQ क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये जो कन्फ्यूजिंग है, पोस्टीरियर वॉल में क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, और एंटीरियर वॉल डिओडिनल अल्सर में क्या होगा, परफोरेशन होगा, ठीक है। देन तीसरा है दैट इज गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन परसिस्टेंट वोमिटिंग लीडिंग टू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। इसमें क्या होगा, फिर मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस होगा ड्यू टू लॉस ऑफ एसिड इन द वोमिटस, ठीक है। ये तीसरा कॉम्प्लिकेशन है। तीसरा कॉम्प्लिकेशन क्या है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन मतलब ऐसा समझ लो कि जो गैस्ट्रिक मतलब क्या, स्टमक का आउटलेट, मतलब स्टमक का आउटलेट अगर बंद हो गया तो स्टमक के आउटलेट के थ्रू ही डिओडिनम में कंटेंट जा रहा है ना, तो उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो क्या होगा, अब डिओडिनम में तो जा नहीं रहा है, तो फिर बॉडी की टेंडेंसी क्या होगी कि इसको बाहर तो निकालना है, तो फिर रेट्रोग्रेड फैशन में वो वोमिट के थ्रू बाहर आएगा, ठीक है। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। उसके कारण क्या होगा, फिर परसिस्टेंट वोमिटिंग होगी पेशेंट को, जिसके कारण क्या होगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, एंड मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस हो जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ एसिड इन द वोमिटस, ठीक है। देन लास्ट कॉम्प्लिकेशन इज मैलिग्नेंसी, एंड इट इज एसोसिएटेड विथ गैस्ट्रिक अल्सर बट नेवर विद द डिओडिनल अल्सर, ठीक है। मतलब बस गैस्ट्रिक अल्सर अगर रहा तो ही मैलिग्नेंसी होने के चांसेस है, डिओडिनल अल्सर में मैलिग्नेंसी के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। सो ये आपके कॉम्प्लिकेशन हो गए। क्या हो गया, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉम्प्लिकेशन एंड इट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन पोस्टीरियर वॉल डिओडिनल अल्सर। देन सेकंड complication is perforation, it is the most common cause of death in peptic ulcer and it is more commonly seen in anterior wall duodenal ulcers. Then gastric outlet obstruction, it results in persistent vomiting leading to fluid and electrolyte imbalance. Then metabolic alkalosis due to loss of acid in vomitus is seen in due to gastric outlet obstruction. Then malignancy is commonly associated with gastric ulcer and it is never associated with duodenal ulcer, ठीक है। तो ये हो गया आपके कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेप्टिक अल्सर, ठीक है। देन अपन आते हैं कि डिओडिनल एंड गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो देखो फीचर्स देखेंगे अपन और इन दोनों में कैसे कैसे दिखते हैं वो देखेंगे, ठीक है। सो फीचर्स में क्या है, देखो साइट ऑफ अल्सर, तो डिओडिनल अल्सर की साइट क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम में होगा। गैस्ट्रिक अल्सर कहाँ पे होगा, अलोंग द लेसर कर्वेचर, अपन ने देखा, ठीक है ना, नियर द जंक्शन ऑफ बॉडी एंड एंट्रम, ठीक है ना। सो डिओडिनल अल्सर की साइड क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम। देन गैस्ट्रिक अल्सर की साइड क्या है, अलोंग द लेसर कर्वेचर, ठीक है। इंसिडेंस क्या है, डिओडिनल अल्सर मोर कॉमनली होगा, गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो लेस कॉमनली होगा, ठीक है। एंड ये भी लिख सकते हो कि डिओडिनल अल्सर जो है उसका इंसिडेंस मोर कॉमन है एंड इट इज़ नॉट नेवर एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंसी, ठीक है। इट इज़ नेवर एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंसी, और यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंसी। सो ये एक डिफरेंस भी हो गया। देन एज ग्रुप देखेंगे, डिओडिनल अल्सर जो है वो 25 to 50 ईयर्स में होगा और मेल में ज़्यादा होगा देन द एज कम्पेयर टू द फीमेल्स। गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो बियॉन्ड 6 डिकेड होगा, मतलब 60 के बाद होगा, एंड इट इज़ ऑल्सो मोर कॉमनली इन मेल्स देन द फीमेल्स, ठीक है। इटियोलॉजी डिओडिनल अल्सर की क्या होगी, ऑलमोस्ट ऑल द पेशेंट्स हैव एच पाइलोरी इन्फेक्शन, मतलब लगभग सभी पेशेंट में एच पाइलोरी इन्फेक्शन दिखेगा इन केस ऑफ डिओडिनल अल्सर, ठीक है। और गैस्ट्रिक अल्सर में क्या है, लेस स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन, मतलब इटियोलॉजी हो सकती है एच पाइलोरी लेकिन लेस चांसेस है, ठीक है। विथ सम अदर रीजंस होगा गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। देन एसिड लेवल,
एसिड लेवल डिओडिनल अल्सर में कैसी होगी, हाई होगी, और गैस्ट्रिक अल्सर में कैसी होगी, यूजुअली नॉर्मल होगी और इंक्रीज होगी इफ हाइपरगैस्ट्रीनीमिया है, ठीक है। अगर हाइपरगैस्ट्रीनीमिया की कंडीशन है तब भी वो इंक्रीज होगी, यूजुअली बाकी टाइम वो नॉर्मल ही होगी गैस्ट्रिक अल्सर में, ठीक है। सो एसिड लेवल इज हाई ऑन लीन डिओडिनल अल्सर, इट इज यूजुअली नॉर्मल इन गैस्ट्रिक अल्सर एंड इंक्रीज्ड इफ देयर इज द कंडीशन ऑफ हाइपरगैस्ट्रीनीमिया, ठीक है। अब पेन आफ्टर फूड इंटेक, ये आपका गो थ्रू पॉइंट होता है एमसीक्यू में, ठीक है, कि पेन हो रहा है खाना खाने के बाद कि नहीं हो रहा है, उससे अपन को समझता है कि डिओडिनल अल्सर है कि गैस्ट्रिक अल्सर है, ठीक है। सो डिओडिनल अल्सर में क्या होगा, पेन जो है फूड इंटेक के बाद रिलीव हो जाएगा, ठीक है, मतलब पेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आफ्टर द डिओडिनल